हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा जो टॉपिक्स है वो यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से। उसमें हम डिपेंडेंसी थ्योरीज की बात करेंगे और उसके में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करेंगे। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक्सप्लेन हाउ ट्रेडिशनल रूलर्स एंड अंडरडेवलप्ड society can transform into modern, industrialized, and advanced one by adopting Western values like capitalism, democracy, and secularism. मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये बताती है कि किस तरह एक ट्रेडिशनल और गांव टाइप सोसाइटी मॉडर्न और इंडस्ट्री बन सकती है अगर वो वेस्टर्न वैल्यूज जैसे कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की अपना ले। तो मॉडर्नाइजेशन का मॉडर्न का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे अडॉप्ट करें, कैसे हम उस चीज़ को ऊपर करें। जैसे आप देख सकते हैं 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी। तो देखें डे बाय डे जो है इंसान मॉडर्न होता है। जैसे हम अपने हिसाब से देखें, जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे स्कूल के टाइम पे क्या सिस्टम था और आज के टाइम पे देखें तो क्या होगा। तो आप देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। तो इसी को हम मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहते हैं कि कैसे एक जो है सोसाइटी जो है डेवलप होने की तैयारी करती है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये हो गया ना कि कैसे एक थ्योरी को हम अच्छे से उसके ऊपर काम करते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं। जैसे आप देखेंगे 10 साल पहले आप अपने जो विलेज होगा या सिटी होगी तो उसमें देख सकते हैं आप कैसे चेंजिंग आ सकती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो कहीं जगह पे जा रहे हैं तो आप देखेंगे जब आप घर वापस आएंगे तो उसमें देखो आपको कैसे फ़र्क आएगा। जैसे मैं स्पेशली हम अपने मतलब मैं जो तहसील मंडल में रह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, तो आप देखेंगे जब मैं जम्मू में रहता था तो अभी रिसेंटली मैं घर आया हूँ तो यहाँ पे भी देखेंगे कितनी चेंजिंग आई है, कितने डेवलपिंग आ रही है। तो इसी को हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के कैसे हम एक चीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम की एजम्पशन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं डेवलपिंग जो है एक लीनियर है जो फिक्स्ड पाथ की तरफ जाता है। डेवलप एक सीधा रास्ता है, हर सोसाइटी सेम रास्ते पे से गुजरे। मतलब ये कह रहे हैं कि सोसाइटी जो डेवलपमेंट होती है तो उसमें एक सीधा रास्ता है, उसमें हर जो चीज़ है सोसाइटी जो है वो सही रास्ते से गुजरे। ऑल सोसाइटी कैन बी मॉडर्नाइज लाइक वेस्टर्न नेशन। तो इसमें क्या हर देश डेवलप हो सकता है अगर जैसे वेस्टर्न काम करे। तो वेस्टर्न काम भी या ट्रेडिशनल काम से मतलब नहीं, वेस्टर्न काम को होता है डेवलपमेंट की तरफ, कैसे वो डेवलप हो रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री है उसको फॉलो करे, उसकी इकोनॉमी पे चले। और उसके बाद हम ये कहते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वेस्टर्नाइज थ्योरी, अमेरिका यूरोप स्टाइल। तो इसमें ये नहीं कह सकते हम ट्रेडिशन बेस पे मतलब उनके कस्टम ड्रेसेस वगैरह की तरफ से हम उसके ये कह रहे हैं कि हमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में कैसे वो मतलब डेमोक्रेसी की तरफ से आ रहे हैं, कैसे वो मतलब सेकुलरिज्म की तरफ भाग रहे हैं, या फिर उसके बाद कैसे वो इकोनॉमिक्स को ग्रो कर रहे हैं। तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उसके बाद फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजी और न्यू कल्चर पे। तो उसमें ये देख सकते हैं जो हमें ज़्यादा फोकस करना है अगर वेस्टर्न की तरफ, तो उसमें ये कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है, टेक्नोलॉजी करना है और न्यू कल्चर पे कैसे अडॉप्ट करना है। जो ट्रेडिशनल कस्टम हो गए तो उसको ख़त्म करना है, कैसे उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर हम देखें देखें अगर आप कोई भी थिंकर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको यही होता है ना कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और उसके बाद कंट्रीब्यूशन मतलब जो भी की थिंग्स है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मैं अपने स्टडीज़ के टाइम पे मैं किसी भी थिंकर्स को या किसी भी टॉपिक पढ़ने का मेरा एक अलग ही अंदाज रहता है। उसमें मैं ज़्यादा कुछ मतलब नहीं कर रहा था। एटलीस्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या मतलब हम टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट पता चलना चाहिए। उसके बाद जो थिंकर्स हैं उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या काम थे, और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो थिंकर्स हैं उनके कोटेशन की क्या बात हो रही है और उसके इंपॉर्टेंस वर्क की क्या बात हो रही है। तो आप भी जैसे मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप ये इसी को मतलब आप पढ़ सकते हैं। आप ज़्यादा कंटेंट की तरफ ना जाएं कि हमें यहाँ से भी मिल जाए वहाँ से मिल जाए, नहीं। ये आपके लिए जो होगा वो गलत होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये काम है कि आप क्या करें, कंसेप्ट क्लियर करें अपना और उसको अच्छे से पढ़ें, उसको यूटिलाइज करें अपने टाइम को और रिवीजन करें। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तब आप जाके स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाएं। और स्टार्टिंग्स में जब आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, कंसेप्ट अपना क्लियर करके फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाएँ। तो उसके बाद हम अगर की थिंकर्स की बात करें, सबसे पहले जो है पर्सन की बात करें तो इसमें इंस्पायर किससे हुए थे, मैक्स वेबर से हुए थे। अगर उनने सपोर्ट किसको किया था, उसमें मेरिटोक्रेसी को, सेकुलरिज्म, रेशनल लीगल अथॉरिटी और उसके बाद बिलीव ट्रेडिशनल कस्टम ऑफ टू प्रोटेक्ट।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन थे वो किससे किससे इंस्पायर थे, किससे थे, वो मैक्स वेबर से। वो कहते थे मॉडर्न वैल्यूज़ जैसे मैरिड्स और सेक्युलरिज्म से ही प्रोग्रेस होती है, ट्रेडिशनल कस्टम वो डेवलप की का एनिमी होता है। जैसे देखें ट्रेडिशनल कस्टम्स की हम बात करें, जैसे आप देख सकते हैं डोवरी सिस्टम हो गया, या पहले ये था हिंदू ट्रेडिशन में आप ये देख सकते हैं कि जब एक हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसके बाद मतलब उसकी उसकी पत्नी को भी साथ में जलना पड़ता, तो वो ट्रेडिशन जो थे उसको ख़त्म किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे ही जो ट्रेडिशन होते हैं जिससे अफेक्ट होता है, तो वो क्या होते हैं ट्रेडिशन का खिलाफ होते हैं, वो दुश्मन होते हैं। इसलिए क्या होता है डेवलपमेंट का ज़रूरी होना चाहिए। जैसे देखें यूपी हो गया या बिहार है, तो उसमें देखें दहेज का कैसे कस्टम ट्रेडिशन बन चुका है कि मतलब जब तक आप दहेज नहीं दोगे तो तब तक आपकी मतलब आपकी लड़की की शादी नहीं होगी। फिर उसके बाद टाइम रख लेते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं वो मतलब एक रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं। तो आप ये कह सकते हैं, वो ये कह रहे थे कि एक जो भी कंट्रीज़ है उसको मॉडर्न और सेकुलरिज्म की तरफ प्रोग्रेस होनी चाहिए, और उसके बाद जो कस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको जो है ख़त्म होना चाहिए। उसको क्या करें डेवलपमेंट का वो मतलब एक दुश्मन है, तो उसको इस चीज़ को ख़त्म करके नए सिरे से उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो अगर उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट जो थिंकर्स थे उसमें हम किसकी वाल्ट रोस्टो की बात करें, अगर उनके जो उनकी बुक्स लिखी थी द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ न्यू नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आप ये देख सकते हैं इसमें कार्ल मार्क्स की भी बुक्स है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उसके बाद नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आप देखें आपको इस चीज़ बुक्स में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये मैंने इसलिए लाई है कि आप देखें 1948 में जो जो कार्ल मार्क्स की जो बुक्स आई थी तो उसमें देखें, और इसके बाद इसकी बुक्स में देखें, इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा उसमें किस चीज़ की बात की थी। जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं, और उसके बाद नॉन कन्फेस्ट मैनिफेस्टो में देखते हैं। अगर इसमें इसकी बात करें तो इसमें किसकी बात हो रही थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात हो रही थी, प्री कंडीशन टेक ऑफ की बात थी, और टेक ऑफ की ड्राइव टू मैच्योरिटी और हाई कंजम्पशन की बात हो रही थी। तो अगर इसमें देखें तो उस किताबों में ये था कि ट्रेडिशन को कैसे उस चीज़ के ऊपर सोसाइटी के ऊपर काम किया था, शुरुआती तैयारी कैसे करनी है, फिर टेक ऑफ कैसे करनी है, मैच्योरिटी मतलब क्या इंसान कैसे मैच्योर होगा, कैसे उस सोसाइटी के ऊपर काम करेगा, कैसे उसको अपलिफ्ट करेगा। उसके बाद हाई लेवल जो कंजम्पशन होगी, जैसे यूएसए का मेथड है, तो उसमें देख सकते हैं। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए देखो आज के टाइम पर डेवलप कंट्री है, तो हमें क्या करना चाहिए उसके जो भी कस्ट जैसे वो भी जो काम करे डेवलप इकोनॉमिक से ग्रोथ करिए। जैसे आप देखें रिसेंटली जो अटैक हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, देखो उसमें अमेरिका का रोल उदा हुआ था जो सीज फायर कराया था। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं इसराइल और पैलेस्टाइन का मतलब शायद आज रात को मतलब उन्होंने या एक कल को मतलब उन्होंने क्या कराया सीज फायर करा दिया। तो उसमें देखें अमेरिका जो अपना अहम रोल अदा कर रहा है किसमें डेवलप कंट्री में। तो देखें अगर वो बोलते हैं ना घर का जो बड़ा होता है तो वो क्या कहता है, वो अपने नाम पे सब कुछ क्रेडिट ले देता है कि जो भी काम कराया तो मैंने कराया। तो यही आप देख सकते हैं जो डेवलप कंट्री होती है ना, जैसे जो भी होती है तो वो क्या करती है, वो अपने अंडर लोग मतलब कंट्रीज को साथ रखती है। जैसे एक सरपंच हो गया, मेंबर्स हो गए, जैसे एमएलए हो गया, एमएलए में आप देख सकते हैं एक एमएलए होता है, लोग जो होते हैं उसके चमचेगिरी, तो वो क्या करते हैं वो अपने लोगों को साथ में रह लेते हैं। एक गाँव के जैसे एक गाँव में एक सरपंच हो गया, जैसे आप किसी वार्ड में रहते हो तो वहाँ पे एक आदमी होगा, वो उस लीडर के खास होगा, उससे बात करेगा, तो वो कहता है कि हम इस चीज़ के ऊपर काम करें। तो वैसे ही आप देखें एक जो डेवलप कंट्री होती है तो वो भी यही चाहती है कि जो दूसरी कंट्री हैं वो उसके साथ हैं। जैसे देखें इसराइल और फ़लस्तीन का बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, तो जो सीज़ फायर हुआ तो उसमें अमेरिका ने अपना किया कि मैंने जो है सीज़ फायर, ये जो सीज़ फायर की बात हो रही है ये जो इसराइल के जो शायद प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्होंने मतलब इस चीज़ के ऊपर उन्होंने मतलब इंटरव्यू दिया था कि मतलब सीज़ फायर हो करा दिया। तो अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखी थी तो उसमें आप देख सकते हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर देखें तो ट्रंप ने ऑलरेडी वहाँ पे अनाउंस किया। तो ये चीज़ देख सकते हैं कि एक डेवलप कंट्री अपना बेनिफिट कैसे निकालती है। और देखें अगर हम सीज़ फायर की बात करें या कुछ करें तो जो अटोमिक्स आर्म वेपन होते हैं वो यही डेवलप कंट्रीज क्या करती हैं, बेचती हैं किसी डेवलपिंग कंट्री को। और उनको जो वार वगैरह होती है फिर वो अपना जो मतलब वो बजट वगैरह इकोनॉमिक्स वो कहाँ पे ज़्यादा खर्च करते हैं, आर्म्स के ऊपर काम मतलब ख़त्म करते हैं जब मतलब खर्चा वगैरह करते हैं। जैसे आप देखें इंडिया और पाकिस्तान का 50-60% जो है वो कहाँ पे खर्चा होता है, आर्म्स के ऊपर खतरा होता है, जंग्स के ऊपर। और देखें फिर जब वो उनका इकोनॉमिक्स भी इस चीज़ से ग्रो हो जाती है। और उसके बाद आप देखें जब अभी हुआ था रिसेंटली अटैक, तो आप देखें जब हुआ तो फिर उसके बाद अमेरिका ने सीज़ फायर भी करा दी। उसमें देखें उसने अपना काम भी करा दिया, अपना बेनिफिट भी करा दिया, और उसके बाद अपना नाम भी बना दिया कि मैंने ये घर का मतलब जैसे घर का बड़ा बेटा होता है वो जैसे लड़ाई कर दे कुछ कर दे तो बाद में बोलता है कि सलाह भी करा देता। तो वो ये चीज़ है कि जो इंसान ये रस्टो कह रहे थे कि इंसान को क्या करना चाहिए, ट्रेडिशन को जो है उसको मतलब देखना चाहिए, शुरुआती तैयारी कैसे करनी है, फिर उसको कैसे ऊपर मैच्योर करना चाहिए, कैसे ऊपर काम करना चाहिए, और हाई लेवल जो कंजप्शन उसके ऊपर काम करना चाहिए।
अगर नेक्स्ट की देखें तो उसमें डेनियल की बात है, तो उसकी जो बुक्स है तो आप ये देख सकते हैं कि द पीसिंग ट्रेडिशन सोसाइटी। इसमें ये कहा गया था कि बताया था कि टीवी रेडियो और मीडिया जो लोगों के सोच बदलती हैं वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में मदद करता है। जैसे देखें आज के टाइम पे सोशल मीडिया हो गया, तो आज देखें कि उसके बदौलत लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब अपने डेवलपिंग कर रहे हैं। जैसे देखें आज कुछ भी अटैक होता है, जैसे इसमें आप 10 साल या 5 साल पहले की बात करें, कुछ अटैक होता था, हम डिपेंडेड थे किसके ऊपर, मीडिया के ऊपर भी डिपेंडेंट थे। जैसे टीवी हो गई, रेडियो हो गई, तो उसमें जो भी है मतलब एंक मतलब जो भी न्यूज़ रिपोर्टर थे हम उस पे। लेकिन आज के टाइम पे देखें कहीं पे भी कुछ होता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया इन्वॉल्व होते हैं, सोशल मीडिया वहाँ से मतलब वीडियोज़ फोटो वगैरह आ जाते हैं। तो यही कह के सोशल मीडिया का भी ये भी हम कह सकते हैं डेवलप की निशानी है कि कैसे हम एक मतलब सोसाइटी को कैसे करें। आप ये चीज़ देख सकते हैं, एक गाँव है, गाँव में देखें आज के टाइम पे कितने फ़ोन्स आ गए, कितने मोबाइल फ़ोन आ गए। आप हर घर में देखो, हर बंदे के पास एक एक फ़ोन होगा। तो अगर 10 साल 5 साल पहले की बात करें तो उसमें देखें कि आपको, या अगर 10 15 साल की बात करें, 10 तो लोगों के घर एक ही घर में एक ही विलेज में एक टेलीफोन होता था, वहाँ लोग जाके बात कराते थे, या फिर एसटीडी एक्सचेंज में चले चले जाते, वहाँ से बात करते थे। अगर हम देखें ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, या फिर पहले हम जो भी पैसा ट्रांसफ़र करते थे वो कहाँ से करते, या बिजली बिल पेमेंट करते थे वो कहाँ, बैंक में जाके वहाँ से पैसे दे के करते थे। और आज के टाइम देखिए हर चीज़ हम जो है फ़ोन से करते हैं, रिचार्ज हो गया, कुछ भी होगा, तो ये किसकी निशानी है, डेवलप की निशानी है। ठीक है। अगर उसके बाद हम देखें नेक्स्ट जो है लिपसेट, तो आप मर्टन लिपसेट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि उनकी जो बुक्स है पॉलिटिकल मैन 1960, इसमें उन्होंने किसकी बात की थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड डेमोक्रेसी। तो उसमें ये कहा गया था कि वो कहते थे कि अगर एक देश रिच होगा तो उसमें डेमोक्रेसी आएगी, मॉडर्नाइजेशन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो ये कह रहे थे एक कंट्री जो है अब अगर डेवलप होगी तो उसमें डेमोक्रेसी का भी जो है रुतबा हो जाएगा, अच्छा होगा। इसका मेन मकसद ये है कि अगर सबसे पहले डेवलपिंग होगी, डेवलप होगा तो कंट्रीज उसमें एजुकेशन वगैरह होगा, हर चीज़ जो होगी वो सही होगी, उससे क्या होगा, ये चीज़ जो सही होगी। अगर उसके बाद हम देखेंगे AFK ऑर्गेन्सी, तो इसमें देखें उनकी जो बुक्स थी द स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में, उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, जिसमें प्राइमेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल वेलफेयर, उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ मतलब अपडेंट्स। इसमें ये कहा गया था सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि यूनिटी होनी चाहिए, कि एक मतलब यूनिटी होनी चाहिए, कैसे जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो एकता होनी चाहिए, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल वेलफेयर होनी चाहिए, और उसके बाद पॉलिटिकल में जो है अच्छे से मतलब काम होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर हल होना चाहिए। अगर हम देख सकते हैं फोकस की हम बात करें तो पॉलिटिकल कल्चर आइडिया जो थी वो डेवलप कर रही थी पॉलिटिकल डेवलपिंग कंट्री में। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि कल्चर को आइडेंटिफाई कैसे डेवलप होती है, इंपॉर्टेंस को कैसे रोल प्ले अदा करते हैं, उसके ऊपर कैसे काम किए जाते हैं। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट देखें तो उसमें क्रिटिकी ऑफ सैमुअल पी हंटिंग, तो उसमें ये क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। अगर हम बोले ना कि किस मेन थिंकर्स की हम ज़्यादा मतलब तवज्जो होती है, ज़्यादा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं इसमें ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं उनकी बुक्स कौन सी है। तो बुक्स उनकी कौन सी थी, पॉलिटिक्स आर्डर्स इन चेंजिंग सोसाइटी। तो उसमें ये कह सकते हैं क्रिटिसाइज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फॉर इग्नोरिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, argued rapid modernization without strong institution lead instability chaos and political decay। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। सबसे पहले ये है कि जो उन्होंने इसकी मतलब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का अगर हम क्रिटिक की बात, क्रिटिक की मतलब क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, तो उसमें ये कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा गया था कि अगर इकोनॉमिक ग्रो होगी तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग ना होगा, और तो इनार्ची और इंस्टेबिलिटी हो जाती है, पॉलिटिकल टिकट, और तभी जब सिस्टम मॉडर्नाइजेशन के प्रेशर से हैंडल नहीं रह कर पाता। तो उसमें ये कह सकते हैं कि अगर हम उसके ऊपर बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ और इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग ना हो तो एनार्की और इंस्टेबिलिटी हो जाती है। पॉलिटिकल डिके की अगर हम बात करें तभी होती है जब मॉडर्नाइजेशन का प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। अगर हम देखें इंपॉर्टेंस बुक्स की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया 1960 में, अल्मोर्ड की बात कर सकते हैं, पॉलिटिक्स मॉडर्नाइजेशन थ्योरी 1965 की बात कर सकते हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, मैं आपको यही मतलब अपनी तरफ से सुजेशन दूंगा कि आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से किसी और चैनल की जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यही पढ़ें, आपके लिए इनफ है। मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए ना, ये मतलब मैंने 10 JK PSC 10+ हो गया, JK सेट हो गया, या कहीं जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिट है। ये ऑब्जेक्टिव बेस के लिए जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बेनिफिट है। अगर आप थ्योरी बेस कर रहे हैं तो आपको फिर मतलब और ज़्यादा मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस के लिए एग्ज़ाम के लिए जो 1 डे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बेनिफिट है। तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं।
पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ की बात करें 1957 में, पॉलिटिकल आर्डर की बात करें 1968, पॉलिटिकल मैन की बात करें 1960, द स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965, पॉलिटिकल कल्चर डेवलपमेंट 1963, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1960। तो आप जो इनकी बुक्स हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक्स को दोबारा से करें, तो मैं उसको डिटेल्स में पढ़ करा दूंगा। अभी फ़िलहाल मेरा यही फोकस है कि मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, बाकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ बात कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं, लिस्पिट की पॉलिटिकल मैन की बात है, रुस्टर की 5 स्टेज की बात हो रही है, अर्परन की बात की पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात हो रही है, पार्सन की बात करें मॉडर्न वैल्यूज़ की बात है, ऑर्गेनेसी की बात हो रही है, चार्ल्स पॉलिटिकल स्टेज की बात है, हंटिंग की बात है, वो क्रिटिक की बात कर रहे हैं, और उसके बाद एप्टर की बात करें, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात करें, और फायर की बात करें, पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं। अगर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, राजू लाइक्स पिज़्ज़ा, हार्ट ऑमलेट एंड पेप्सी प्लीज़। तो इस लाइन को आप अपने हिसाब से भी बात कर सकते हैं। जैसे देखें, आपको बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो मुझे भी होती है, तो उसमें ये चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करें। अगर आप किसी थिंकर्स की बुक्स पढ़ें, और एक मेरे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर देखें, अगर आप किसी भी थिंकर्स का पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद करें। जब आपको ये पता चल जाएगी ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो वहाँ देखिए ये MCQ होगा, मैच द फॉलोइंग में आएगा या क्रोनोलॉजी बेस में आएगा। तो आप वहाँ देख सकते हैं यार, पहले थिंकर कौन सा आया था, सेकंड थिंकर कौन सा है, और थर्ड थिंकर कौन सा है। जब वो आप देखोगे तो आपको ये चीज़ भी आसानी से याद रहेगी। तो आप सबसे पहले मेन काम ये है कि जो भी आपके 10-15 थिंकर्स हैं, तब आप उनकी डेट ऑफ बर्थ याद कर सकते हैं, कब पैदा हुआ था, कब मारा। जब ये आपको हो जाएगा तो आपको वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आप देखें, एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको सिर्फ एक मतलब एक बुक मतलब एक थिंकर्स का एक ही बुक्स पूछी जाएगी। ये नहीं होगा कि आपको एक ही थिंकर की 4-5 बुक्स बोलेंगे इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में डालें, नहीं। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट थिंकर्स की बुक्स पूछेंगे जाएंगे, तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि आप हर थिंकर्स के डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद कर सकते हैं। याद नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने माइंड में ये सेट कर दें। जैसे आप देखते हैं एंशिएंट के टाइम पे कौन सा, मेडिवल के टाइम से कौन है, और मॉडर्न के टाइम पे कौन सा है। तो आप उसको थिंकर्स को लिख सकते हैं। जैसे मॉडर्न के टाइम पे अगर देखें 5-10 थिंकर्स हैं, उसको नाम लिखें, ये मॉडर्न के टाइम पे, ये मेडिवल के टाइम पे है, उसको मैं लिखा ये मेडिवल में 4-5 थिंकर्स हैं। अगर एंशिएंट की बात करें तो वहाँ पे, तो आप ऐसा करोगे तो आपको ये डेट्स का जो किस्सा होगा ना, वो खत्म हो जाएगा। तो अगर ये भी नहीं आपके लिए काम आ रहा है, तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं। तो आप इसके लिए मतलब कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। मेरे से मतलब जितना होगा मैं इस हिसाब से याद कर रहा था, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। तो मुझे ये फैक्चुअल की मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं इस हिसाब से पढ़ लेता हूँ। इंशियन में ये 4 थिंकर्स हैं, मेडिवल में ये हैं, और उसके बाद मॉडर्न में ये। तो मैं उसके बाद मुझे पता है कि इस थिंकर्स ये यहाँ मतलब इस टाइम पैदा हुआ था, ये यहाँ पैदा हुआ था, मतलब इस टाइम पैदा हुआ। तो नेक्स्ट जो हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन है, तो मुझे पता लग जाता है कि यार ये अरिस्टोटल की किताब है, तो इस टाइम पे ये बुक थी, ये मैकियावेली की बात थी, ये इस टाइम की बात हो रही है। तो वहाँ पे आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने ये आपको कर दी है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी समझ लेकर कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सका तो मैं कर सकता हूँ। अगर देखें तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए देता हूँ कि अपनी लैंग्वेज में जैसे मैंने पढ़ता हूँ ना, वैसे मैंने आपको समझा रहा हूँ, वैसे भी मैं कर रहा हूँ। तो हर टीचर का होता है अपना यूनिक मतलब तरीका होता है कि वो किस हिसाब से पढ़ा रहा है। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाए को मतलब कंसेप्ट समझ आए, और उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स और समझ मतलब दोबारा से मतलब समझ आ जाए, और आपको दोबारा से कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम बोनस फैक्ट्स की बात करें तो उसमें ट्रेडिशन जो होती है वो बेसिक्स रूट की बात है, रूट लर्निंग की बात करते हैं, प्रिपरेशन हो जाए, सिलेबस चेक करते हैं, और टेक ऑफ हो गया, डेली स्टडीज़ कैसे करनी है, और उसके बाद करते हैं, और मतलब जो होती है कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद हाई कंपटीशन एग्जाम के बाद पार्टी, ठीक है। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें ऑलरेडी लिख दिया। तो अगर आपको इस चीज़ मतलब इसकी PDF चाहिए, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा ग्रुप भी है टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम चैनल भी है। अगर हम बात करें मतलब इसको निकालेंगे कि टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स आप एक साथ क्यों नहीं कर सकते, तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि आप देखें टेलीग्राम ग्रुप्स में हम जो क्विज सेक्शन होता है वहाँ पे हम वो नहीं करा सकते। तो मुझे इस और उसके बाद जो आप जो को प्रॉब्लम आ गई थी या कुछ आपको चाहिए होगा, तो आप
टेलीग्राम ग्रुप्स में चैनल पे नहीं बोल सकते। तो इसलिए जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और उसके बाद हम अगर टेलीग्राम ग्रुप्स की बात करें तो आपको 8:30 PM से ये अपना टाइम नोट्स कर लें। यहाँ पे आपको डेली जो होगा यूजीसी नेट के या मतलब उसके बाद पेपर फर्स्ट, पेपर टू, सेकंड के आपको क्विज मिलेंगे। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको पीएचडी के रिलेटेड कुछ पूछना है या फिर उसके बाद किसी और चीज़ के रिलेटेड पूछना है, लेकिन ओनली स्टडीज पर्पज़ के लिए। ठीक, ये इसलिए आप वो तभी मैसेज करें जब आपको मतलब ज़रूरत हो, जब हो। क्योंकि अगर सबको ऐसे मैसेज करेंगे तो उससे क्या होगा कि इंसान जो होगा सही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो रह जाएगी। इसलिए आपको जब भी कुछ मतलब इंपॉर्टेंट काम हो, कुछ हो, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आप मुझे डीएम से अच्छा आप वहीं मैसेज कर दें, क्योंकि डीएम जो होता है मैंने वो ऑलरेडी ऑफ करके रखा है, तो मुझे पता नहीं चलता कौन बंदा किस टाइम मैसेज कर रहा है। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में अगर करोगे, अगर मैं ऑनलाइन नहीं हुआ तो मेरे जो टेलीग्राम के एडमिन है या फिर उसके बाद और स्टूडेंट्स है क्लास के ग्रुप में, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं स्टडीज़ के रिलेटेड। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको मैं जो भी स्टडीज़ मटेरियल है आप पिन मैसेज पे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स और उसके बाद सिंपल इंग्लिश नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप मतलब देखें, हिंदी मीडियम्स और इंग्लिश मीडियम दोनों को बेनिफिट हो जाएगा। जैसे देखें, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, आपको पता है, तो यहाँ पे जो हमारी हिंदी है वो मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश रखा हुआ है। तो उससे जो होगा कि दोनों जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बेनिफिट रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो होगा हमारा जो चैनल होगा वो ग्रो होगा और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इस चीज़ का नॉलेज मिलेगा और हमें भी जो है मोटिवेशन मिलेगी कि जो हमारी वीडियो है वो अच्छी जा रही है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था उसमें हम देख सकते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी की बात हो रही है। डिपेंडेंसी थ्योरी होती है कि कैसे हम किसी चीज़ के ऊपर काम कर सकते। डिपेंडेंसी थ्योरी जो इमरजेंस हुई थी, मतलब कब पैदा हुई थी, मतलब ये बात हुई, तो ये हम कह सकते हैं 1950 में लैटिन अमेरिका में हुई थी। इट्स चैलेंज द आइडिया मॉडर्नाइजेशन थ्योरी विच सुजेस्ट ऑल कंट्री कैन डेवलप फॉलोइंग द सेम वेस्टर्न कैपिटलिज्म। तो इसमें ये कह सकते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी होगी कि 1950 में जो थी वो मतलब एंड हुई थी के एंड में, 1950 के एंड में जो थी वो लैटिन अमेरिका में आई थी। ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को चैलेंज करती है। ये कहती है कि सब कंट्री वेस्टर्न कैपिटलिज्म मॉडर्न फॉलो करें तो डेवलप हो सकती हैं। ठीक, अगर हमारा ये होता है कि डिपेंडेंसी होती क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी है, सबसे पहले हमें ये पता होना डिपेंडेंसी होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अंडर डेवलप कंट्री जैसे फेरेफेरी अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल डिसीजन में पॉलिटिकल कंट्री कोर पर डिपेंड करती हैं इस रिलेशन को, फ़ायदा को, नुकसान फेरेफरी को। तो हम ये कह सकते हैं जैसे फेरेफरी हो गया, 3 स्टेज है। तो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास, मतलब क्लास नहीं, अभी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फेरेफरी क्या होता है, नॉन फेरेफरी का होता है, कोर डेवलपमेंट कंट्री को होती है, तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंसी का मतलब क्या है। डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि हम कैसे जो अंडर डेवलप कंट्री हैं या उनके ऊपर कैसे हम उसके ऊपर काम करें जो हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिकल ग्रो हो जाए, और उसके बाद हम एक डेवलप कंट्री की तरफ मतलब तवज्जो करें, कैसे हम उस पर काम करें। वो बोलते हैं ना, हरकत हो तो बरकत होती है, तो वही है ना, हम हरकत करेंगे तभी तो बरकत हुई है। जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो अभी टाइम हुआ है मेरे हिसाब से सुबह के 6 बज रहे हैं। तो अब देखें, मैं इस टाइम पे उठ के क्लास लगा रहा हूँ, तो उसको ये मेरा ये ना कि मैं हरकत कर रहा हूँ, तो अभी आपको मतलब उस चीज़ का मुझे बरकत मिलेगी, उस चीज़ का काम होता है। उसमें ये कहते हैं ना कि हम अगर कोई चीज़ काम करेंगे अच्छे से तो उस चीज़ का हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो उसके बाद देखते हैं व्हाई डज डिपेंडेंसी थ्योरी क्रिटिसाइज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज क्यों कर रही थी, तो उसका ये मेन पर्पज़ हम देख जानना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता चले, हाँ इसका ये फ़ायदा ये है। अब हमें ये पता चला किसी किसी ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, किसी के ऊपर खिलाफ बोला, तो हम पता क्यों चले क्यों बोलते हैं। जैसे हम फैमिली में बैठते हैं तो कोई 2 बातें बंदा कर रहा है, तो अगर तीसरा बंदा उसके ऊपर बोलेगा नहीं ये चीज़ गलत है, तो हम उसको पूछते हैं ना क्यों गलत है। तो वही अब हमारा ये पर्पस है, डिपेंडेंसी थ्योरी ने क्रिटिसाइज क्यों किया, खिलाफ क्यों बोल रहा था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का, हम उसको पढ़ेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो थी वो सिंपलेस्ट ये, और उसके बाद ही इट इग्नोर कॉलोनाइजेशन एक्सप्लोइटेशन स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी नेशन। तो इसमें ये कह सकते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बहुत सिंपल और वेस्टर्न सेंटर है। ये कॉलोनिकल हिस्ट्री, एक्सप्लोइटेशन और इनइक्वालिटी को इग्नोर करती है जो कोर और पेरिफेरी के बीच में। तो अब ये कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी जो थी वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को इसलिए क्रिटिसाइज कर रही थी। सबसे पहला ये मेन बेसिक कि वो सिंपल वेस्टर्न सेंटर थी, वो सिर्फ वेस्टर्न को फॉलो कर रही थी। और इसमें जो थे कि जो कॉलोनिकल थे, जो अंडर डेवलप कंट्री थी, जो मतलब
थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, थर्ड वर्ल्ड हो गई जो 1950 के बाद जो थी आज़ादी हुई है जिनकी, तो वो कह सकते हैं, तो वो उनको इग्नोर कर रही थी, उनकी जो इनक्वलिटी थी, जो उनके ऊपर जो मतलब थे, वो उस चीज़ को ख़त्म कर रही थी। ये सिर्फ वेस्टर्न सेंटर थी। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में सिर्फ वेस्टर्न की बात हो रही थी, उसमें ये कहा गया था कि जो भी चीज़ होनी चाहिए वो किसके ऊपर होनी चाहिए, वेस्टर्न के ऊपर आप फॉलो करोगे तो आपको डेवलप होगी। तो उसमें ये कह रहे थे कि जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कैश इनइक्वलिटी जो होती है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, जो 1950 के बाद जो थी आज़ादी हुई थी, जिसको जो मतलब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो जो कंट्रीज आज़ाद हुई हैं, तो उसको हम सेकंड मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। अगर हम थिंकर्स की बात करें, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि मेरा जो भी काम होता है ना, मैं उसको किस हिसाब से करता हूँ। तो मैं पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद थिंकर्स की तरफ आता है कि उनके काम क्या हैं, और फिर उसके बाद जो भी हमारा होता है वो हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो डिपेंडेंसी की थ्योरी का जब अगर हम अहम रोल किसी को बोले ना कि किसने इस चीज़ के ऊपर, तो उसमें हम ये कह सकते हैं, ए जी फ्रैंक की बात हो रही है। इसमें जो उनकी बुक्स थी डेवलप ऑफ अंडर डेवलप, इसमें जो कंसेप्ट सब सॉरी जो उनका कंसेप्ट था वो डेवलप और डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट की बात करें, अगर उन किस बुक्स में उनकी बात की थी, तो उसमें आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लेटिन अमेरिका। तो उसके में ये कहा गया था फ्रैंक से, द अंडर डेवलप द फेरेफरी इज कॉल्ड डिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ द कोर द वर्ल्ड और इंटरलिटरेट। तो इसमें ये कह सकते हैं, फ्रैंक कहते थे कि कोर कंट्री को डेवलप्ड फेरेफरी की अंडर डेवलप की वजह से होती है, दोनों एक दूसरे के जुड़े होते हैं। तो ये कह सकते हैं जो डेवलप कंट्री होती है वो अंडर डेवलप कंट्री होती है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुए होते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए, अगर ये चीज़ होगी तो डेवलप और डेवलप अंडर डेवलप को एक साथ जुड़ के काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट होगा। अगर उसके बाद हम देखें सेकंड थिंकर्स की बात करें तो उसमें रोल परिश की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं जो इनका कंसेप्ट था, सिंगर प्रवेश थीसिस टर्म ऑफ ट्रेड की बात करें, अगर उनकी बुक्स की बात करें तो उन्होंने कहा था द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ लेटिन अमेरिका एंड प्रिंसिपल प्रॉब्लम 1950। तो अगर उनकी बुक्स की मतलब उनका कंसेप्ट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, उन्होंने कहा था कि फेरेफरी कंट्री का रॉ मटेरियल की प्राइस टाइम के साथ गिरती हैं, जबकि कोर कंट्री मैन्युफैक्चर गुड की प्राइस बढ़ाती है। तो आप ये देखें, जैसे हम अपनी एग्जांपल बताते हैं, जैसे मैं जो भी होता है ना, मैं उसको अपनी देसी लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे अभी अभी देखें हमारे एरिया में जो है वो प्याज ऑनियन जो है, तो अभी मतलब ये इनकी खेती हो रही है, तो अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हम अपनी देसी शुद्ध मतलब जो होती है ना, सबसे पहले बोलते हैं हमें अपनी समझें। जैसे देखिए अब इस टाइम पे जो प्याज का रेट है, जैसे हम अगर अब बेचेंगे या करेंगे तो वो 5 रुपये या 10 रुपये होगा, या 2 रुपये 3 रुपये होगा। तो जब ये क्या करेंगे, हमसे लेके जाएंगे, तो उसके बाद यही जो क्या करेंगे, जो मतलब मार्केट में जब आएगा यही प्याज जो होगा, हमें 30 40 50 60 70 का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि जो डेवलप कंट्री क्या करती हैं, वो अंडर डेवलप कंट्री से अपना को रॉ मटेरियल वगैरह लेती हैं, इनसे कम बजट में कम पैसे में से लेती हैं, और वही रॉ मटेरियल इनको मतलब उनको अच्छा सा मतलब मैन्युफैक्चर करके उसको अच्छा सामान बना के वो उनकी जो डबल ट्रिपल जो है प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो आप, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि जो डेवलप कंट्री हैं वो रॉ मटेरियल जो होता है वो सस्ते दाम में लेके वही जो रॉ मटेरियल को मतलब बना के उसको डबल ट्रिपल में जो है उसको उसी कंट्री को बेच देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो डेवलप कंट्री है वो अमीर से अमीर होती जाएगी, और जो अंडर डेवलप कंट्री है वो गरीब से गरीब होती जाएगी। अगर उसके बाद समीर अमीन की बात करें, तो उनकी किसकी कंसेप्ट किसकी बात कर रहे हैं, तो उसके बाद अनइक्वल एक्सचेंज की बात करें। तो उसके बाद अगर हम बुक्स की बात करें, एक कम्युलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल्स, ही सेड दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज अनइक्वल एंड बेनिफिट द कोर्स मोर देन फेरफरी। तो उसमें ये देख सकते हैं कि समीर अमीन की बात करें तो उन्होंने बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड में इनइक्वलिटी होती है, जैसे कोर कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो और फेरफरी को नुकसान। तो उसमें ये कैसे कोर कंट्री होगी, जो अमीर कंट्री, कोई भी कंट्री, जैसे हम देखें ना, हम अपनी अगर बात करें तो हम अपनी मतलब अपनी ज़िंदगी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि यार पहले अपना काम हो फिर बाद में, वो बोलते हैं ना, कोई कितना भी अपना हो वो पहले अपना ही देखता है, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, उसमें यही चीज़ होती है, जो भी कंट्री होती है वो सोचती है कि मेरा बेनिफिट हो। उससे क्या होगा, जो फेरी कंट्री होती है उसको नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल होता है वो कम बजट में ले लेती है, और उसके बाद वही रॉ मटेरियल जो होता है गुड्स को मैन्युफैक्चर करके उसको दोबारा से उस कंट्री को बेचा जाता है डबल ट्रिपल जो है उसके मतलब इनके प्राइस इंक्रीज करके। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो अंडर डेवलप कंट्री है उनके पास जो मशीनरी या जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, वो फिर अपना रॉ मटेरियल किसी कंट्री को देती है,
तो कि मतलब हमें थोड़ा बेनिफिट हो, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं, उसका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अगर उसके बाद हम देखें कि टी दोस्त संतोष, उसमें देख सकते हैं इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंडेंसी की बात करी थी, जिसमें क्लोनिकल डिपेंडेंसी की बात करें, फाइनेंशियल इंडस्ट्री डिपेंडेंसी की बात करें, न्यू डिपेंडेंसी, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड एमएनसी, और उसके बाद ही एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ वर्ल्ड ओवर टाइम्स। तो उसमें ये कह सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने 3 तरह की डिपेंडेंसी की बात की थी, जिसमें क्लोनिकल डिपेंडेंसी की बात की थी, फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात की थी, उसके बाद न्यू डिपेंडेंसी वर्ल्ड वार सेकंड की बात की, जिसमें एमएनसी को रोक टोक की बात की थी। उन्होंने बताया था कि डिपेंडेंसी थ्योरी को कैसे हम उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते, कैसे उस चीज़ के ऊपर बदलाव कर सकते हैं। अगर उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो उसमें कर्स्टो की बात करें, जिसमें डिपेंडेंसी और अंडर डेवलप की बात करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि फेराफेरी कंट्री जो है ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम को हिस्सा होती हैं और डेवलप भी कर सकती हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं अगर हम किसी कंट्री को उसका मतलब काम करें, उसके ऊपर फोकस करें कि वो डेवलप हो सकती है। उसके बाद हम बैरन स्वीजी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी और इंपरलिज्म की बात करें, जिसमें उन्होंने कैसे उस चीज़ के ऊपर कहा था, कैसे कि बताया था इंपरलिज्म ऐसा टूल होता है जिसमें कोर कंट्री को वीकर से नेशन के साथ एक्सप्लोइटेशन कर देती है। अगर उसके बाद अम्यूल वेस्टर्न की बात करें, वाल सिस्टम थ्योरी की, इसमें यह कहा गया था, इसमें कोर सेमेफरी और फेराफरी की बात करें। अगर हम देखें फेराफरी कंट्रीज़ की बात करें, इसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील की बात करें, और उसके बाद मूवमेंट बिटवीन कैटेगरी की बात करें, दिस कंट्री प्रोवाइड्स व्यूज़ ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री। अगर उसके में को देखा जाएगा तो सेमी फेराफरी में जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील इंट्रोड्यूस किया था इस कैटेगरी में, बीच में बहुत रेयर होता है। ये थ्योरी दुनिया की इनइक्वालिटी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। अगर डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि आज ग्लोबलाइजेशन टीएनसी के कंट्रोल में फेराफरी स्टेट की पॉलिसी को पावर को लिमिट किया जाता है। अगर उसके बाद हम देखा जाए क्विक रिवीजन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं एफ फॉर फ्रैंक, पी फॉर परेश, ए फॉर अमीन, समीर अमीन की बात हो रही है, एस फॉर संतोष की बात है, सी फॉर करदोश का, बी फॉर बरार और वेलस्टेक की बात करी है। तो उसमें आप ये देख सकते फ्रैंक प्रिपेयर अमीन स्वीट कार्ड्स फॉर बलन वेटर। आप अपने हिसाब से भी शॉर्ट ट्रिक्स या कर बना सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप किसी भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो उसको अपनी देसी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करें। मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ, आप बोलते हो ना हमें समझ नहीं आता, हमने इस यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया, इस टीचर से पढ़ लिया, आप इससे टीचर, आप सबसे पहले मेन गलती ये करते कि आपको उस टॉपिक की अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसमें अपनी जो हमारी देसी लैंग्वेज है, जिसको हम जैसे हमारी पहाड़ी है तो आपकी अलग होगी, तो आप उसको क्या करेंगे, उस चीज़ को अच्छे से समझे, उस चीज़ को बताएंगे ये क्यों हो रहा है, और उसको अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करोगे, तब उसके बाद आपको ये चीज़ की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अगर उसके बाद हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें, डिपेंडेंसी थ्योरी में ये कहा गया था, स्कॉलर जो थे वो ये बताया था कि वहाँ के लोगों को समझ मॉडर्नाइजेशन को अमीर देशों का काम था, उसमें गरीब देशों को काम नहीं करते थे। उसके बाद ये थ्योरी कहती है सब देश एक रास्ते से डेवलप नहीं हो सकते, हर कंट्री की हिस्टोरिकल कल्चर इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट होती है। और उसके बाद अमीर वेलस्टेन की बात करें, सेमी पेरिफेरी का बोला, जिसमें इंडिया एक ऐसा देश की मिसाल है जहाँ डेवलपमेंट और अंडर डेवलप दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी नॉर्थ साउथ ने अलग अंदाज में कहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे देखें डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थ्योरी का ये कहा, जैसे आप मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बात करें तो उसमें ये कहा गया था हर कंट्री को वेस्टर्न की तरफ चलना चाहिए, जैसे वेस्टर्न की तरफ चल, तो उसमें ये कहा गया था डिपेंडेंसी थ्योरी में कहा गया था कि देखें हर कंट्री का जो होती है एक जैसे नहीं हो सकता। जैसे देखें ना, आप हर घर में देखोगे तो हर बच्चे का जो होता है पढ़ाने का या पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं कि हर कंट्री की जो होती है थ्योरिकल या कल्चर बेस या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, तो हम उसको एक ही जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे देखें आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चा जो जो मतलब क्लास में 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं तो आप 50 ही रख लें। 50 बच्चे हैं तो अगर 50 बच्चों में से अगर 20 बच्चों को अच्छा खासा आ रहा है और 30 बच्चों को नहीं आ रहा है, तो हमारा मेन फोकस होगा कि हम 30 बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि 30 बच्चों को भी समझ आए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक मिक्स पॉलिसी करनी पड़ेगी, जो मतलब जो 20 वाले भी बोर ना हो और उसके बाद 30 वाले जो स्टूडेंट है वो भी ना बोर हो, तो हमें फिर एक मिक्स आइडियोलॉजी करनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी भी यही चीज़ आई थी, उन्होंने बोला गया था कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो एक साथ पे हर किसी के साथ काम नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या है डिपेंडेंसी थ्योरी ने उन्होंने बताया था। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप देख सकते हैं। अगर बुक्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं एजी फ्रैंक्स की बुक्स, उसके बाद रॉल्स की बुक्स देख सकते हैं, उसके बाद समीर की बुक देख सकते हैं, संतोष की, उसके बाद प्योर की, अम्यूल वेलस्टेन की भी आप देख सकते हैं।
और फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, एंड्रे फर्क ने कहा था, अंडर डेवलपिंग इज नॉट स्टेज, इट इज़ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सप्लोटेशंस। अंडर डेवलप एक फेस नहीं बल्कि एक्सप्लोटेशन का रिजल्ट है। फिर उसके बाद रोल की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, ट्रेड इज़ नॉट ऑलवेज फेयर व्हेन द रूल्स फॉलो द स्ट्रोक फेवर द स्ट्रोक। जब रूल्स अमीर देशों का फेवर में हैं तो तब ट्रेड फेयर नहीं होती। तो उसमें ये कैपिटलिस्टन की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं, वर्ल्ड इज सिंगल कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक डिवाइड इनटू अनइक्वल जोन्स। दुनिया एक कैपिटलिस्ट सिस्टम जो अलग अलग लेवल पे डिवाइड होती है, जैसे कोर फेरेफरी, सेमी फेरेफरी। अगर देखा जाए समीर की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि ग्लोबल कैपिटलिज्म डज नॉट डेवलप द वर्ल्ड इक्वली, इट डेवलप सेम एंड डिस्ट्रॉय अदर्स। इसमें ये कहा गया था कि ग्लोबल कैपिटलिज्म सबके बराबर डेवलप नहीं करते, क्यों कुछ तो डेवलप करते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय। तो ये कह सकते हैं, समीर की हम बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि ग्लोबल कैपिटलिज्म क्या करते हैं, सबको बराबर डेवलप नहीं करते, वो कुछ को डेवलप करते हैं, कुछ को नहीं करते। तो आप ये कह सकते हैं कि हर थिंग्स का अपना अपने हिसाब से। अगर हम बात करें 1 मिनट रिवीजन, हम देखेंगे यार हमने जो पढ़ा उसमें क्या कोर की बात हो रही है, जिसमें रिच कंट्री की बात हो रही है, एमएनसी की बात हो रही है, डिसीजन मेकर की बात है। अगर हम फेराफरी की बात करें उसमें पूर कंट्री सप्लायर रॉ मटेरियल डिपेंडेंट। और उसके बाद सेमी फेराफरी की बात करें जिसमें मिक्सड की बात हो रही है, जिसमें डेवलप भी होगा डेवलपिंग भी होगा। उसके बाद एमएनसी टीएनसी के आज के टाइम पे डिपेंडेंसी का न्यूअर टूल है। मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि एक जैसा मॉडल बनता है, क्लोनिकल थ्री स्टोरी की बात का एक्सप्लोटेशन हाईलाइट करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कोर कौन से हो गए, जो ये एक हम सिंपल में कह सकते हैं जो कोर हो गए वो कौन से होगी, अमीर तरीन बनती होगी। और उसके बाद फेराफरी होगी जो कौन से वाले होंगे, जो छोटे मतलब होंगे, हाँ मतलब जो गरीब होंगे। तो आप इसको ये कह सकते हैं, जैसे देख सकते हैं जैसे हम राशन कार्ड की बात करें तो उसमें AAY होता है जिसमें अंतोती हम बोलते हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो अंतोती में आते हैं, जो सेमी फेराफरी में आते हैं वो BPL के आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन्स में आते हैं। और उसके बाद जो कोर वाले आते हैं वो APL में आते हैं, ठीक है। तो ये आप इस हिसाब से भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या डिफरेंस है, ठीक। आप ये देख सकते हैं हमने इस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इसको हम अच्छे से देखें, जिसमें डेवलप बाय अम्यूल वेस्टर्न की बात हो रही है, 1970 में बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन करती है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बताती है कि दुनिया तीन हिस्सों के में बल्कि मतलब तीन हिस्सों में, मतलब हम ये कह सकते हैं जो दुनिया जो है तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तीन हिस्सों में बांटा गया है। इसमें ये वो तो बात हो रही है अमीर, थोड़ा सा गरीब और उसके बाद ज़्यादा गरीब। तो ये कह सकते हैं कोर, सेमीफेरी और फेरीफेरी की बात करें, इसमें कोर आ गया कि जो हमेशा जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं डिपेंडेंट बना कर रखते हैं। और उसके बाद इससे इनइक्वलिटी, जैसे देखें हम कोर में ये कह सकते हैं ऐसे लोग, ऐसे बंदे जो क्या करें सिर्फ अपना बेनिफिट निकालते हैं, अपने भी करते हैं। और जो सेमी फेरीफेरी होती है वो क्या कहते हैं कि मतलब उनको थोड़ा सा मतलब बेनिफिट मिलता है, और जो लास्ट वाले उनको नहीं कह सकते हम। ये अगर इंडिया की बात करें, अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, ये तो उसमें ये है कि हर कैटेगरी को 3 में डिवाइड किया, जैसे एक हो गया अमीर हो गया, एक गरीब हो गया, एक उससे गरीब हो गया। तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं जो अमीर होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपना बेनिफिट हो। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे MLA की बात करते हैं, MLA जब स्टार्टिंग्स में जब कोई भी लीडर होता है तो आप ये समझ लें जो लीडर होता है वो स्टार्टिंग में देखें उसकी सैलरी की बात करें तो वो देखेंगे कितनी होती है। तो फिर उसके बाद देखें 5 साल के बाद देखना उसके पास बंगला होता है, गाड़ी होता है। ये चीज़ छोड़ें यार, आप इस चीज़ को आप बात करें जैसे आज के टाइम पे देखें, जैसे सरपंच मेंबर हो गया, अगर सरपंच की बात करें तो 3,000 तनख्वाह सैलरी है इसकी अभी मतलब हुई है, और 1,500 मतलब जो है मेंबर की हुई है। हम लोकल पंचायत की बात कर रहे हैं तो उसमें ये देख सकते हैं। उसमें भी देखें यार 5 साल के बाद देखें जो सरपंच होगा उसका घर आप देख लेना और अपना घर देखना कि उसमें कितना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ये कह सकते हैं कि यार इंडिया की जो मतलब बात हो रही है जो इलेक्शन प्रोसेस है, तो उसमें ये है करप्शन जो है हर चीज़ को एक्सप्लोटाई किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे हम रिसेंटली की बात करें, जैसे मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था लैंड रिकॉर्ड का, तो वहाँ पे जो चीज़ है ना फ्री में कुछ नहीं दिया जाता, वो ये बोलते हैं कि हमें कुछ दो, तो हम उसके ऊपर मतलब कुछ काम करें। तो यही चीज़ है कि इंडिया या कहीं भी कंट्री है जो वो है
करप्शन की बात हो रही है, हर चीज़ में जो है धांधला बदली स्टार्ट हो जाती है। तो इससे ये कह सकते हैं हमारी कंट्री का जो है, जैसे एजुकेशन पर्पस में जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम अगर आप देखेंगे हम किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं तो हमें उसको हक नहीं है कि हम कैसे बोल देंगे, तो हमें प्रूफ देना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे होते हैं जो, और हम किसके अंडर काम करते हैं, एक अनपढ़ जो होता है, जो मतलब इलिटरेट लोग होते हैं, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, तो उससे के ऊपर अंडर काम करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक कंट्री की जो सबसे पहले अगर हम अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारा लीडर्स है तो उसके ऊपर पहले तो वो होने चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए, उसके बाद उसकी सोच होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो कंट्री को डेवलप करना चाहिए। अगर उसके बाद हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो उसमें रीच की बात हो रही है, कोर की बात हो रही है, जिसमें रीच डेवलप की बात है, जिसमें यूएसए जर्मनी की बात हो रही है, और सेमी फेरेफरी की बात हो रही है, तो उसमें मिडिल की बात हो रही है, जिसमें सेमी फेरेफरी में आ गया कि दोनों चीज़ें बराबर हो जाए, जिसमें ब्राज़ील और इंडिया होनी चाहिए। और फेरेफरी की बात करें, पुअर एक्सप्लोइटेशन अफ्रीका और कंट्रीज़ की बात करें, और कोर एक्सप्लोइटाइज की बात करें, रॉ मटेरियल एंड चीप लेबर की बात करें, उसमें डेवलपमेंट ऑफ कोर की बात करें, अंडर डेवलपमेंट फेरेफरी की बात करें। ठीक। अगर उसके बाद की कंसेप्ट की बात करें तो उसमें ऑलरेडी हमने जो तीन चीज़ों की बात की थी, अमीर, गरीब और उसके बाद सबसे गरीब। अगर उसके बाद हम देखें मेन थिंकर्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, अम्यूल वेनस्टाइन की बात करें, इसमें ये मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की बात हो रही है, इसमें कैपिटलिज्म ऑपरेट करती है, नेशनलिज्म मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को बात करता है। फिर उस किताब में ये कहा गया था 1974 में, उन्होंने कहा गया था कैपिटलिज्म सिर्फ एक देश तक सिमट नहीं, पूरे वर्ल्ड उसका सिस्टम है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक सेंट्रल था जिसमें ये ग्लोबल लेवल पर इक्वलिटी का दिखाते हैं जी। अगर मेन थिंग्स की बात करें उसमें एजी फ्रैंक्स की बात हो रही है, समीर अमीन की बात हो रही है, और गुलेविर की बात हो रही है, उससे संतोष की बात करी। आप ये देख सकते हैं इसमें जो है वो हमने ऑलरेडी चीज़ें कर दी हैं, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। क्रिटिसिज्म की बात करें तो उनमें ये कहा गया था कि हर देश जो है विक्टिम का दिखाता है, और उसमें ये पॉलिटिकल कल्चर को इग्नोर करते हैं और उसके बाद बस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक। तो अगर उसके में देखा जाए कि तो कुछ ऐसे पॉइंट जो डायनेमिक स्कोर की बात हो रही है तो उसमें ये कह सकते हैं कि साउथ कोरिया जो है फेरेफरी है, नो कोर इकोनॉमिक्स की बात है, चाइना स्टार्ट हो रही है फेरेफरी की नो मूविंग्स। सेकंड जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ग्लोबलाइजेशन, इसमें आप देख सकते हैं वेस्टर्न में ये कहा गया था, वेस्टर्न जो सिस्टम थ्योरी था उसमें ये कहा गया था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में कि जो ग्लोबलाइजेशन एक टूल है एक्सप्लॉइट करने के लिए। इसमें हम जैसे कोर में आ गया था क्या, एमएनसी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो कंट्रोल करती है फेराफरी। कोर आ गया जो अमीर लोग, फेराफरी में जो गरीब लोग, और उसके बाद जो सेमी फेराफरी गरीब से गरीब। तो आप इसको ये कर सकते हैं, जैसे राशन कार्ड, जैसे हम राशन वगैरह लेते हैं तो आप यहाँ ये देख सकते हैं वहाँ पे भी 3 कैटेगरीज हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय। अंत्योदय को बोलते हैं AAAY। तो इसमें यही था कि फ्री को ट्रेड कैसे किया। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें ये कहा गया था, आप एग्जांपल में ये देख सकते हैं कि जैसे एक अफ्रीका कंट्री है या एशिया कंट्री है या इंडिया है, तो या कहीं और कंट्री, तो वहाँ पे देखें यहाँ से रॉ मटेरियल लेके तो क्या करती थी, एक कंट्री क्या करती थी, जो डेवलप कंट्री थी वो उसको लेके जाती थी, वही कंट्री क्या करती थी, इसको मतलब प्रोडक्ट बना के दोबारा से उसको हाई लेवल में बेचती थी, मतलब 2-3% या उससे डबल जो है उसका पेमेंट वगैरह ले रही थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हम ये देखा जाए कि वर्ल्ड सिस्टम में ये था जो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र होती थी, जिसमें डिजिटल वगैरह आ गया, तो एक सोचिए अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो उसमें स्टूडेंट में ये देखें ना कि हमारी क्लास में, अगर क्लास की बात करें तो उसमें जो होता है एक इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, और फिर उसके बाद एक जो होते हैं कि वो दरमियाने टाइप के होते हैं, मीडियम, और उसके बाद एक होते हैं जो वीकर होते हैं। तो वही होता है ना कि एक ऐसा काम करें जिससे कि तीनों को बेनिफिट मिले। अगर हम देखेंगे कि कैसे एक कंट्री जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वार्स और कॉन्फ्लिक्ट के बाद में बात करें, वेलिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं ग्लोबल वार का कोर कंपटीशन, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, सेमी फारी ऑफ्टन बटरफील्ड, यूक्रेन नो, वियतनाम नो, इंडिया, फिलिप्सीन क्या बोलते हैं फिलिस्तीन। तो आप ये देख सकते हैं जो कोर कंट्री होती है, मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था कि जैसे देखिए एक कोर कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, उसके बाद आप चाइना की बात करें, ये क्या कर रहे हैं, आप देखिए कि अपना ये वेपन वगैरह बनाते हैं और ये सेल करते हैं किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। आप देखेंगे अब पाकिस्तान की हम बात करें, अगर उसके बाद हम चाइना की, सॉरी, इंडिया की बात करें, या फिर हम और बांग्लादेश हो गया और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वो देखेंगे वो क्या करते हैं, वो
हथियार बनाते हैं वो सप्लाई करते हैं इंडिया को, और वो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जिसके इन दोनों के बीच में जो है तनाव जो है वो हमेशा ख़राब रहते हैं। आप ये समझे एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, हम जो जो भी बात करें एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट की बात करें, पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर की बात करें, तो आप इसको और मुद्दे की तरफ ना लेके जाएं, सिर्फ हम एक स्टडीज़ बेस के ऊपर मतलब बात कर रहे हैं। तो आई होप आप ये चीज़ समझेंगे। देखें, अगर इंडिया और पाकिस्तान या डिफरेंट जो कंट्री हैं, अगर ये मिलजुल के ट्रेड अपना स्टार्ट कर दें, तो देखें जो भी डेवलप कंट्री है ना, तो वो क्या होंगे, वो अपना बेनिफिट मतलब वो नुकसान करेंगे। तो वो यही चाहती हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो, लड़ाई हो, जिससे क्या हो गया हमारा बेनिफिट। कोर कंट्री क्या करती है, अपना बेनिफिट देखती है। जैसे बोलते हैं ना, अपना काम करो और बाढ़ में जाए जनता, मतलब ये होता है ना, लीडर जो होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, बाकी जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे होता है कि पाँव पकड़ो, हाथ पकड़ो, ये करो, सब कुछ बोलते हैं हमारा काम करो। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं फिर वही बोलते हैं कि हमें कोई लेना देनी, आपने हमें वोट नहीं, तो ऐसे हो जाता है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर हम फोकस करें तो ये आप देख सकते हैं हमारे ऊपर कितना है। हमें एजुकेशन मिलती है, सब कुछ मिलता है, हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं ऐसा नहीं आप कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो यही चीज़ मेन रोल है कि हमें सब कुछ पता है लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर, हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और वर्ल्ड की जो वार में कन्फ्लिक्ट कर, वो आर्ग्यू करता है कि जो ग्लोबल कंट्रीज़ होती हैं, जो कोर कंट्री होती है, वो क्या करती है, कन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न यही है। अगर यही कन्फ्लिक्ट कोर कंट्रीज अगर इस चीज़ को ख़त्म करें तो ये चीज़ ना हो। आप समझिए, इंडिया पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर बेस पे हो रहा है। तो आप देखिए, इंडिया भी उस पे ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है, पाकिस्तान भी लड़ रहा है। तो उसमें ये देखें कि अमेरिका का भी मेन रोल है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि इन दोनों के बीच में सलाह हो। अगर सलाह होगी तो किसका नुकसान है, यूएसए का नुकसान है। अगर सलाह होगी तो किसका नुकसान है, चाइना का नुकसान है। तो कोई भी कोर कंट्री होगी वो ये नहीं चाहती कि इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो और हमारा नुकसान हो। तो ये यही जो रीज़न है, मेन रीज़न कोर कंट्री का, इसीलिए डेवलप से डेवलप होती जा रही है। और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप इंडिया देख सकते हैं, इंडिया तो अब सेमी मतलब फेरी फेरी में आ गई कि इंडिया डेवलपिंग में भी आ गया और अंडर डेवलप में भी आ गया। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो उस कंट्रीज़ को हम कैसे चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, जो फेराफेरी जो कंट्री थी वो क्या पोल्यूट करती हैं, करती हैं सफ़र वगैरह, उसके बाद डंपिंग वेस्ट, चीप माइनिंग, लेटिन अमेरिका। आप ये देख सकते हैं कि जो पोर कंट्री होगी वो क्या करती हैं। जैसे रिसेंटली जो मुझे याद नहीं है कि एक ऐसी स्कीम बनाई थी, शायद मुझे याद नहीं, तो उसमें ये कहा गया था कि एक और कंट्री होती है तो उसमें वो क्या करती है, वो ये चाहती है कि हमारा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो वो क्या करें, हम चले जाए कहाँ के, जो अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ से ये ले लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर काम करें। मुझे अभी कंट्री का नाम याद नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत कम पैसों से मतलब उस चीज़ को से मतलब ख़रीदा था, और वही चीज़ उन्होंने मतलब डबल ट्रिपल करके उसी कंट्रीज़ को बेचा। तो देखें, एक कंट्री ने अपना रॉ मटेरियल दिया, कच्चा सामान दिया, और वही कच्चा सामान उसको अगर उसने 1 लाख का दिया, तो वही कच्चा सामान उसने जाके जो मतलब जब प्रोडक्ट बन गया तो उसको वही कच्चा मतलब जो सामान है वही 5 लाख 10 लाख में। तो बेनिफिट किसका हुआ, जिसने कमाया। एक तो उसने प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद वही उसको सेल किया, तो नुकसान उसी का हुआ ना। तो अगर हम देखा जाए कि हम ये देख सकते हैं कि इंटरलिंक्ड कैसे होते हैं, कैसे करते हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी और पोस्ट कॉलोनियल की बात करें, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में किसकी बात हो रही है, लीनियर ग्रोथ की बात हो रही है, जिसमें वेस्टर्न से की बात है, ग्लोबल एक्सप्लोटेशन की बात हो रही है, और फोकस और बायलेटरल रिलेशन की बात हो रही है। इसमें वेस्ट मतलब वेस्ट सिस्टम थ्योरी, जिसमें वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, और पोस्ट कॉलोनियल की बात करें। अगर हम देखा जाए कि बोनस की मतलब हम एक नया टिनोमोनी की बात करें, जिसमें ये कहा जाता है कोर जो है वो कंट्रोल करता है, सेमी करती है वो बफर करती है, और फेरेफरी जो प्रोवाइडर होता है। तो अगर हम इसमें देखा जाए जो सेमी फेराफरी कंट्री कौन सी है, तो उसमें इंडिया आता है। सेमी फेराफरी में जो होती है डेवलपिंग भी हो रही है और अंडर डेवलप भी हो रही है, मतलब दोनों चीज़ें बहुत हो। तो आप ये देख के डायनेमिक जो कोर शिफ्ट थे उसमें ये कहा गया था कि साउथ कोरिया की बात हो रही है, वर्ल्ड सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें आप आईएमएफ की बात कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखते वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं, जिससे स्टूडेंट का बोला था, हमने ये ऊपर ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कैसी चीज़ के ऊपर, अगर हम एग्जाम्पल स्टूडेंट के बेस के ऊपर बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन में एक स्टूडेंट पूर कंट्री स्मार्ट बनने के लिए टॉपर वेस्टर्न कंट्री जैसा फॉलो करे। जैसे हम जैसे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इंग्लिश को तवज्जो करते हैं कि यार हमारी इंग्लिश से इंग्लिश हो जाए, इंग्लिश अच्छी हो जाए तो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक्स नहीं रहता कि हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए, हमें ये चीज़ होनी चाहिए जो हमारी बेसिक्स नीड है हमें वो आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम वेस्टर्न्स पहनेंगे, हमें वो नहीं है हमारा, बोलते हैं ना
घर जितना मतलब घर में जो भी मसले होंगे हमें क्या करना है, हमें अपने मतलब अपनी मर्जी से काम करना, अपने ये करना, वेस्टर्न की तरफ जाना। तो वही कह रहे थे कि एक पुअर स्टूडेंट क्या करता है, वो हमेशा वो क्या करे, दिखावा करता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप आईफोन की बात करें, वो देखें आईफोन हमेशा वो जो बंदा होगा ना वो हाथ में लेके रखा होगा, उसको ये शो ऑफ करता है कि हमारे पास आईफोन है, ये है। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मतलब अंडर डेवलप कंट्री होती है ना, वो शो ऑफ करने के लिए करती है, मतलब जैसे वेस्टर्न की तरफ करेगी वैसे पहनने के। तो उसमें डेवलपिंग कंट्री या डिपेंडेंसी थ्योरी में ये कहा गया था कि ये स्टूडेंट डेवलप कंट्री को पुअर कंट्री के साथ होमवर्क और से मतलब ये एक बोल सकते हैं कि एक जो मिलजुल के काम करें, एक वीकर स्टूडेंट है एक स्ट्रॉन्ग है, को क्या करें, दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें, उसकी जो वीकर के उसकी हेल्प करें, जिससे क्या होगा, एक स्टूडेंट जो होगा वो अच्छा रहेगा। और वर्ल्ड सिस्टम में कहा गया था, उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें फेराफरी, सेमी फेराफरी और टॉप, मतलब उसमें कोर की बात हुई थी। कोर जो थे टॉपर थे, और सेमी फेराफरी में एवरेज थे, और उसके फेराफरी में कौन थे, फेराफरी। अगर हम देखा जाए कि हम इस अब तीनों को एक साथ रिलेट करेंगे, आई होप आपको ये चीज़ जो डिफरेंस मैंने की है आपको ये चीज़ समझ आए। तो इसमें मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करें, अगर हम देखेंगे फोकस किस पे है, सबसे पहले जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का है वो इंटरचेंज की बात कर रहा है, और उसके बाद जो डिपेंडेंसी थ्योरी का कैसे एक्सटर्नल एक्सप्लोटेशन की बात कर रहा है, और उसके बाद जो है वर्ल्ड सिस्टम, जो वर्ल्ड का मतलब ये ग्लोबल की तरफ जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो मेन आइडिया क्या था कि किसकी तरफ फोकस करना, वेस्ट की तरफ जाना, वेस्टर्न की तरफ जाना। और इसमें ये कहा गया था वेस्ट जो है लूट कर रही है साउथ के लिए और ब्लॉक। फिर उसमें ये देख रहे हैं सिस्टम वाइड की इनइक्वलिटी की बात कर, और ग्लोबल हम देखें तो किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर यूनिवर्सल की। और ये कह रहा था एक्सटर्नल जो फोर्स है उसको ब्लॉक करना चाहिए, और ये ग्लोबल की कैपिटलिज्म की बात कर। इसमें जो इंडिया फॉलो कर रही थी किसका मॉडल, यूएसए का। अगर उसके बाद देखें अफ्रीका जो थी एक्सप्लॉइट हो रही थी किससे, यूरोप से। अगर देखा जाए तो यूएसए जो कोर थी, ब्राज़ील जो सेमी थी, और नेपाल जो था फेरीफेरी था। अगर हम फेमस थिंकर्स की बात करें उसमें पार्सन और रोस्टर की बात है, उसमें एजी फ्रैंक्स और एमएल वेलस्टाइन की बात थी। आई होप आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ये जो हमने वन लाइनर्स में किया था, आपको इस चीज़ का समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अगर हम देख सकते हैं मॉडर्न स्टूडेंट वांट टू कॉपी जी किसी का मतलब जो अभी स्टूडेंट्स है वो किसकी कॉपी कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की टॉपर स्टूडेंट को सक्सीड होने के लिए। अगर डिपेंडेंसी की बात करें, जैसे एक स्टूडेंट है पढ़ा लिखा, जैसे हम नोट्स वगैरह देख उस बंदे ने इतने इससे पढ़ा, तो हम वो हर चीज़ को क्या करते हैं यूटिलाइज। जैसे हमारे माँ बाप बोलते हैं कि उसका बेटा काम कर रहा है तो क्यों नहीं कर सकता, तो यही चीज़ बोल रहे हैं मॉडर्न में, ये कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को दिखावा करके उसके ऊपर काम करें। और डिपेंडेंसी क्या हो गया कि दोनों मिलकर काम करें। और वर्ल्ड सिस्टम में हो गया कि क्या करें, उन्हें 3 टाइप के स्टूडेंट बताए थे, जिसमें टॉपर भी हैं, एवरेज भी हैं और विकर्स भी हैं। ये हमने ऊपर सेम ही पढ़ा है, आप ये देख सकते हैं। अगर ये भी हमने देख लिया था कि हर कंट्री क्या करेगी, मॉडर्नाइजेशन में हर कंट्री मॉडर्न की तरफ बनना चाहेगी, जिसमें इंटरनल प्रोसेस की बात हो रही है, वेस्टर्न की बात हो रही है, डिपेंडेंसी में क्या क्या मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एक्सप्लोटेशन जो है वो खत्म, वो वार्ड के बल्कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करें, ग्लोबल डिवीजन की बात हो रही है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में, आप ये कह सकते हैं, सोचो एक स्टूडेंट है जो स्लो लर्नर है, टीचर कहते हैं कि अगर तुम मेरी तरह पढ़ाई करोगे तो स्मार्ट बन जाओगे। तो मैसेज ये है कि हर स्टूडेंट कंट्री स्मार्ट बना सकती है अगर वो आइडिया स्टूडेंट जैसा बनने की कोशिश करे। देखिए अगर आप किसी को मतलब इम्प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दोगे कि आप ऐसा करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। अब ये है ना कि हर बंदा एक जैसा थोड़ी पढ़ेगा, हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग जो उसका समझने का तरीका वो अलग होता है। अगर डिपेंडेंसी में थ्योरी में ये कहता है, दूसरा स्टूडेंट कह रही है कि मैं कभी स्मार्ट नहीं बन सकता क्योंकि वो टॉपर सिर्फ अपने ग्रुप में बात करता, हमेशा मुझे इग्नोर करता। तो आप ये कह सकते हैं कि एक डिपेंडेंसी थ्योरी क्या हम किसी पे फोकस मतलब कर रहे हैं, एक जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है वो क्या कर रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है तो इग्नोर कर रहा है, उससे क्या होगा, हो जाएगा। तो इसमें ये कह सकते हैं जो मैसेज में जो टॉपर था वो रिच कंट्री थी, और इंटेंशन जो थी वो कौन सी थी, पुअर कंट्री थी। और वर्ल्ड सिस्टम में क्या है कि इसमें 3 टाइप का कार्य था, कोर, सेमीफेरी और फेरीफेरी की बात हो रही है। अगर समरीज की बात करें, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इसमें क्या थे, वेस्टर्न की तरफ फॉलो करना। इसमें जो था रिच कंट्री जो एक्सप्लॉइट कर रही थी पुअर कंट्री को, फिर इसमें 3 कैटेगरी को कर रही थी, जिसमें कोर बोरी थी वो डोमिनेट कर रही थी।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप ये कह सकते हैं अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे ग्रुप्स का और चैनल का दोनों का लिंक मिल जाएगा। चैनल में 8:30 PM से डेली क्विज होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल दोनों अलग हैं, तो आप ये समझ लें। फिर उसके बाद रही बात आपकी पीडीएफ की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और जो ये चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, इसको आप ग्रो करें और हमारी सपोर्ट करें, जिससे क्या होगा हमारा चैनल अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि अब जो क्लासेज हैं वो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी लेक्चरर के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करो। और जो आपके फ्रेंड्स हुए हैं तो उनको भी ये ग्रुप का चैनल दें, ताकि उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखें। ओके बाय।